हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज का ये डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। और नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्यकृत के विरुद्ध दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार के। संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रदत्त संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120 क्लोज 1। अनुच्छेद 120 क्लोज 1 के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजाति। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नकती। नकती पक्षी अभयारण्य एक कृत्रिम पक्षी अभयारण्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2010 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत
पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पति उद्यान। स्वस्थानीय या इन सिटू प्रकार की संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आते हैं। जबकि परस्थानीय या एक्स सिटू प्रकार के संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर एक विशेष क्षेत्र या स्थान में रखा जाता है जहां पर उनकी रक्षा या देखभाल की जा सकती है और इसके अंतर्गत प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, जीन बैंक ये सब आते हैं। इस वजह से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्द्र भूमि। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है और यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुई थी और इसीलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है और भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 63, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमित संसाधन। जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं और जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित साधनों के द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, जनसंख्या घट जाएगी यदि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकाल या महामारी। वर्ष 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण अकाल या महामारी रहे हैं। मंद नगरीकरण के अंतर्गत 1901 से 1931 तक के समय को सम्मिलित किया जाता है जिस दौरान अकाल, महामारी आदि के कारण नगरीकरण की दशकीय वृद्धि दर या तो 1% से कम रही या इसमें ह्रास देखने को मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 66, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। यूरोप का पेनाइन, अमेरिका का अपलेशियन और भारत का अरावली पर्वत पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है और इन्हें ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा कहते हैं और ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और इसके अंतर्गत बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, सौर, पवन इत्यादि ऊर्जा पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार अमेरिका के पास है जो 23% है और इसके पश्चात रूस के पास है, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चीन और उसके बाद भारत का स्थान आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉरेन बेसिन। लॉरेन बेसिन जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है बल्कि यह फ्रांस की प्रमुख कोयले की खान है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र को। शुक्र ग्रह का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है,
इस कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह को संध्या का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य सौर मंडल का जनक, केंद्र और ऊर्जा का स्रोत है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निकेल और फेरस की। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में निकेल और फेरस जैसे तत्वों की प्रचुरता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, भारत की कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12%। फिर क्वेश्चन नंबर 74, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कोरोमंडल तट है और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और कोरोमंडल तट दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा कराती है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक और समर्थक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एडमंड हेली। फिर क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव से। 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है और मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल के साथ लगी हुई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार से उत्तर प्रदेश के 8 और झारखंड के भी 8 जिलों की सीमा लगती है जबकि पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिलों की सीमा लगती है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स एक महान विद्वान, विधि शास्त्री और प्राचीन भारत संबंधी सांस्कृतिक अनुसंधानों के प्रारंभकर्ता थे और इन्होंने ही 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, भारतीयों का कौन सा वर्ण पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। यहाँ पे मैंने गलती से वर्ग की जगह वर्ण पढ़ लिया है जो कि यहाँ पे वर्ग होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 82, कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, 1873 में किसने सत्य शोधक समाज स्थापित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और ज्योतिराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वी.ए. स्मिथ ने। वी.ए. स्मिथ ने कहा था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था।
फिर क्वेश्चन नंबर 85, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को प्रविष्ट हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने, मौलवी अहमदुल्ला ने और बेगम जीनत महल, इन चारों ने ही 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 88, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था और मोहम्मद शाह के समय में फारस के शाह नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया और वापस जाते समय मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। फिर क्वेश्चन नंबर 89, जवाबीद का संबंध किससे था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य कानून से। जवाबीद का आशय राज्य के कानून या लॉ ऑफ स्टेट से है। जब कोई शासक देश, काल, परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वह कानून जवाबीद कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, कोस मीनार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूरी निर्धारक। कोस मीनार अर्थात दूरी मापने का एक पैमाना है ये, और इसे मील स्तंभ भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलजी ने। खिलजी वंश ने इन चारों ही ऑप्शंस में सबसे पहले शासन किया था। खिलजी वंश का टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1320 तक है। फिर इसके बाद तुगलक वंश ने शासन किया जिसका टाइम पीरियड 1320 से 1414 तक है। फिर उसके बाद सैयद वंश ने रूल किया जिसका टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1451 तक है। और फिर उसके बाद सबसे अंत में रूल किया था लोधी वंश ने जिसका टाइम पीरियड 1451 से 1526 तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है और खिलजी ने इसको कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया जिसे दीवान रियासत के नाम से जाना जाता है और इसका प्रधान सदर रियासत कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 93, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कैकुबाद की हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना की। फिर क्वेश्चन नंबर 94, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं और इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, साबरमती। ऋग्वैदिक काल के सप्त सैंधव नदियों में साबरमती नहीं शामिल थी। फिर क्वेश्चन नंबर 96, ऋग्वैदिक संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। ऋग्वेद का संपूर्ण नौवा मंडल सोम देवता को समर्पित है और इस मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है।
एशिया माइनर में बोगजकोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधि पत्र अभिलेख मिला है और इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बनावली से। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरास्थल है और इसकी खोज 1973-74 में R.S. विस्ट ने की थी और इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ दुर्ग और निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 99, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तृतीय। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 100, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया और ये पाली भाषा में लिखी गई हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी एईडीओ के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह बीपीएससी एईडीओ के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।